हेलो। हेलो। शुरू करें। ऑनलाइन वाले बच्चे सब आ गए। हेलो गाइस, शुरू करें। जी सर। ठीक है, चलिए। देखिए, अभी जो मैं डिस्कशन कंटिन्यू कर रहा हूँ आपके साथ में, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। एक तो चीज ये है कि आपके आईईएस और आईएसएस में, मतलब दोनों का जो कॉमन पेपर होता है, उसके में अभी 5 सालों में नेशनल इनकम अकाउंटिंग नहीं आया है क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन आते हैं, और 5 क्वेश्चन का बड़ा सटीक पैटर्न होता है कि 2 क्वेश्चन आपके करंट से ही आने हैं, और 1-2 क्वेश्चन आपकी एग्रीकल्चर से आने हैं, एक आध क्वेश्चन वो पैटर्न। लेकिन अगर मैं बताऊं तो मैंने तो नहीं देखा 5 सालों में। तो तुम पढ़ तो जरूर लो, ठीक है। अभी तो तुम सारा पढ़ लो, बट ये कम आया है। हो सकता है जो अब तक नहीं हुआ 5 सालों में अब छठे साल में हो जाए, वो हो सकता है। और अपनी तो किस्मत इतनी बुरी है, सर अपनी एक्चुअली मतलब। पेपर थ्री में डिमांड एनालिसिस करके है तो वहाँ पे आता है नेशनल इनकम से। हाँ 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 हाँ, लेकिन एज पर वो एक्चुअली जो पेपर 3 आप कह रहे हो ना, वो सर ने कहा था कि उन्होंने करवा दिया है, इसलिए मैं उसका डिस्कशन नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसे तो एक टॉपिक, बड़े सारे टॉपिक है माइक्रो के जो वहां पर हैं। ठीक है, एक बार पहले मैं डिस्कस डिस्कस करूं, क्योंकि सर ने मुझे ये हिंट दिया था कि सर अगर टाइम मिले आपको, तो आप चाहो और टाइम मिले आपको, तो आप वो जो पेपर 3 है ना, इकोनॉमी वाला, वो डिस्कस करना चाहो तो कर सकते हो आप। क्योंकि मैंने भी करवा दिया, सर ने करवा दिया, लेकिन जो वर्डिंग आप यूज करोगे, जो स्टेटमेंट आप दोगे, वो इकोनॉमिक टेस्ट होगा उसमें। जैसे मैं स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छी नहीं पढ़ा सकता, वो टेस्ट नहीं आएगा स्टैटिस्टिक्स का मेरी जबान पे, ऐसे सर की जबान पे इकोनॉमिक्स का टेस्ट नहीं आएगा ना। वो तो देख लेंगे फिलहाल उसको। नेशनल इनकम अकाउंटिंग एक ऐसी चीज जिसपे पूरा वर्ल्ड, मतलब अपनी कंट्री की ग्रोथ रेट को जज करता है। किसी भी कंट्री की आपको ग्रोथ बतानी हो, या किसी भी कंट्री का स्टेटस बताना हो, तो 2 चीजों से आप बताओगे, एक उसकी एग्रीगेट इनकम और एक उसकी पर कैपिटा इनकम। हम लोग ये कहते हैं कि एक एक कंट्री है स्विट्जरलैंड, आपको पता है वो सबसे हाई डेवलप कंट्री, अब जो जो मतलब रैंक 1 है उसकी, और इतनी छुटकी सी कंट्री है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि वहां के, हमने किस सेंस में कह रहे हैं वो बहुत अच्छी कंट्री है? क्या वहां पे बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। अब तुम किस सेंस में बोलोगे? ऐसा तो इंडिया के डॉक्टर इंजीनियर बहुत सारे हैं, इंडिया में टीचर बहुत सारे हैं, इंडियन साइंटिस्ट बहुत फेमस हैं, है ना। उस कंट्री में पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है। अब उसके पीछे का एक रीजन बहुत बड़ा होता है, पॉपुलेशन। आपने एग्रीगेट तो कमा लिया, ठीक है, लेकिन डिवाइड जब तुम करोगे पॉपुलेशन से, तो वो बड़ी लेवल की हो जाएगी। तो फिलहाल ही दिमाग में रखना है कि जब भी तुम नेशनल इनकम की बात करते हो, तो किसी भी कंट्री की ग्रोथ बताने में सपोर्ट करती है, और ये एग्रीगेट इनकम भी होती है और एक पर कैपिटा इनकम भी होती है। मतलब ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज, नेशनल इनकम एक्चुअली में क्या होती है, ये क्वेश्चन 2013 में सीएससी में आ चुका है, तो तुम अपने माइंड में उसी तरीके से रखना। हम लोग हमेशा नेशनल इनकम को 2 वर्ड में एक्सप्लेन करते हैं। एक तो मॉनेटरी वैल्यू, हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि इंडिया ने इतना सारा बहुत सारा बनाया, इस हिसाब से मैंने बहुत कमाया, वो बहुत वर्ड नहीं आता। मॉनेटरी वैल्यू। दूसरा, फाइनल गुड्स। शायद आपको याद होगा, मैंने कल एक बात की थी कि हमारी नेशनल इनकम में कभी भी इंटरमीडिएट गुड ऐड नहीं होते। ये ऐड नहीं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। ऐड तो छोड़ो, जो होते हैं उनमें से भी सब्ट्रैक्ट आपको करने होते हैं। इंटरमीडिएट क्यों? अच्छा, एग्जांपल ब्रदर, एक बिल्डिंग बनी है आज, आज इस मतलब 2026 में आज ये बिल्डिंग बनी है, तो उस बिल्डिंग को खरीदा बेचा गया, ट्रांसेक्शन हुई है, तो वो अमाउंट नेशनल इनकम में ऐड होगा। एम राइट? ये बताएंगे बड़े भाई हमारे, है ना। ऐड होगा, ओके।
एक घर 10 साल पहले बना था, वो इस साल खरीदा बेचा गया, ट्रांजैक्शन हुई उस पे करोड़ों की, मतलब वो ऐड होगी नेशनल इनकम में? वो भी होगी ऐड। अच्छा, घर घर को खरीदने बेचने में एक कमीशन जनरेट हुई है, जो डीलर था उसने लिया है, वो ऐड होगी नेशनल इनकम में? चलो चलो, थोड़ा आसान कर दूं, तुम लोगों की नॉलेज जो है, वर्डिंग बात करता हूँ। शेयर्स हैं, स्टॉक शेयर, जो शेयर न्यूली इश्यू हुए हैं, ऑब्वियसली बात है ट्रांसेक्शन हुई है ना, वो शेयर का अमाउंट एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम ऐड होंगे। जो शेयर न्यूली इशू हुए हैं, मतलब आज ही बने हैं, इशू न्यूली हुए हैं, वो ऐड होंगे। बस अपना आंसर हाँ ना में, तो मैं क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, है ना। एक शेयर पहले से इशू है, अब वो री इशू हो रहा है, मतलब यहां से उठ के यहां जा रहा है, डॉक्यूमेंट यहां से वहां जा रहे हैं, री इशू शेयर हो रहा है कोई, वो अमाउंट ऐड होगा। अब मैं आपको थोड़ी चीजें क्लियर कर देता हूँ। कुछ भी हो, गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ भी हो, शेयर भी हो गए, वो भी एक एसेट है यार अपनी, है ना, जो न्यूली इशू हो रही है, न्यूली बिल्ड हो रही है, न्यू मतलब न्यू जो भी चीज हो रही है, वो ऐड होगा करंट ईयर की नेशनल इनकम में, याद रखना। बट जो पहले से हो चुकी है, अगर वो री इशू, री वो रीसेल हो रहा है, तभी तुम रीसेल बोलते हो, सेल नहीं बोलते। सेल होता है फर्स्ट टाइम, रीसेल होता है मतलब अनदर देन फर्स्ट टाइम, उसके बाद क्या। तो कोई भी चीज अगर रीसेल हो रही है या रीपरचेज हो रही है, उसका अमाउंट नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता। ठीक है, याद रहेंगे मेरी बात आपको। लेकिन जो न्यू है, वो कुछ भी हो, गुड्स एंड सर्विसेज, वो ऐड होगा। ओके। अब एक और क्वेश्चन, शेयर्स का खरीदा बेचा गया था, दोनों ही केस में या वो न्यू हो या वो री हो, एक एक सर्विस हुई है जो उसी टाइम जनरेट हुई है, कमीशन फी आप कह सकते हो, वो उस टाइम की अलग हुई है, वो ऐड होगी। ठीक है, कमीशन चाहे नए शेयर की हो चाहे पुराने शेयर की हो, वो ऐड होगा। ठीक है, क्लियर है मेरी बातें आपको। बट जो अमाउंट है, न्यू शेयर का अमाउंट ऐड होगा, पुराने शेयर का अमाउंट ऐड नहीं होगा, याद रहेंगी मेरी बातें आपको अच्छे से। दूसरी बात, हमेशा इंटरमीडिएट गुड्स की बात होगी, सॉरी, इंटरमीडिएट गुड हमेशा माइनस होंगे, हमेशा फाइनल गुड की बात होगी। वो थोड़े से वर्ड इधर उधर हो गए, फाइनल गुड की बात होगी, फाइनल। इंटरमीडिएट गुड सब्ट्रैक्ट होंगे, क्लियर, हमेशा। एग्जाम्पल तो इंटरमीडिएट गुड, मैंने कल भी एक एग्जाम्पल दिया था। हमने ये कॉफी पिलाई आपने, मान लीजिए कॉफी आप बाहर से लेकर आए आते, 50 रुपए की कॉफी बाहर से आई, कैपेचिनो का छोटा सा 50 रुपए का गिलास मुझे दे दिया, तो मैंने 50 रुपए ट्रांजेक्शन हो गई। बट वो कैपेचिनो बढ़ने के लिए दूध उन्हें इस्तेमाल करा होगा, या और जो कॉफी डाली गई होगी उसमें, तो वो खरीद के लेकर आया होगा, तो उसने एक अमाउंट पे करा होगा। लेकिन दुकान वाले ने वो कहीं और से लाया होगा, तो उसने वहां पे करा होगा। तो ये तो बड़ी लंबी चेन थी। अगर तुम ऐसे देखो तो ये एक कप कम से कम 1 लाख रुपए का पड़ जाएगा मेरे को, अगर मेरे को इन सेंस नेशनल इनकम में तो अच्छा खासा अमाउंट ऐड हो जाएगा, बार 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 बार, है ना। कितनी बार ऐड हो रहा है अमाउंट, इसे कहते हैं डबल काउंटिंग। हम हमेशा ऐड करेंगे नेशनल इनकम में, जैसे कॉफी 50 रुपए की ली है, और मान लो ये उसने 100 कॉफी के कप बनाए हैं, तो 5,000 रुपए का उन्होंने कॉफी से ट्रांसेक्शन करा है, तो वो 5,000 रुपए का ट्रांसेक्शन एक बार काउंट होगा। इससे पीछे जितनी ट्रांसेक्शन हुई थी, वो सब खत्म हो जाएंगी। और कैसे खत्म होगी, इंटरमीडिएट गुड माइनस हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात आपको। फाइनल वैल्यू ली जाएगी ओनली, नेशनल इनकम की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास बात होती है। ठीक है, अब दो तीन चीजें आप माइंड में रखना, ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि स्टैटिस्टिकली, हम इकोनॉमिक्स में ये वर्ड पे बड़ा फोकस करते हैं, स्टैटिस्टिकली क्यों। हमारी जो नेशनल इनकम है, फैक्टर प्राइस पे होती है। फैक्टर प्राइस किसको कहते हैं, जिसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, फैक्टर प्राइस जिसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होता। फैक्टर प्राइस जिसमें टैक्स इंक्लूड नहीं होता, बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैलकुलेट्स ऑन मार्केट प्राइस, इस पर टैक्स इंक्लूड होता है। अच्छा, मैं आपको यहाँ एक चीज बता रहा हूँ लिख के, ये लिखा है फैक्टर प्राइस या फैक्टर कॉस्ट, ये है मार्केट प्राइस। तो इसमें हम लोग एनआईटी को
ऐड करते हैं। फैक्टर प्राइस में एनआईटी ऐड होता है, तब जाके मार्केट प्राइस बनता है। एनआईटी का फुल फॉर्म होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और इसको हम कहते हैं टैक्स माइनस सब्सिडी। और एनआईटी की फुल फॉर्म होती है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर मेरे को फैक्टर प्राइस दे रखा है, इसका मतलब इसमें एनआईटी एडेड नहीं है। तुम ऐसे समझ लो, जैसे तुमने कोई भी कॉमोडिटी, जैसे हमने कपड़े पहन रखे, जैसे मैंने ये जैसे भाई ने हुडी पहन रखी है, तो हुडी भाई ने मान लीजिए 1500 रुपए की ली होगी, तो वो 1500 रुपए उसका मार्केट प्राइस है, बिकॉज ऑफ द टैक्स, ठीक है। लेकिन जो बनी होगी, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल इनिशियली, इनिशियली तो बहुत सस्ती थी, मतलब एक नॉर्मल होलसेल मान लो कि हाँ भैया वहां से उठ के जो यहाँ पर आई है, वो बिकॉज ऑफ द टैक्स, वो फैक्टर प्राइस था भाई, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई हमें। चलो, कंट्री की ये हमेशा कंफ्यूजन रहा है कि नेशनल इनकम को हम किस नाम से डिनोट करेंगे। बहुत लंबे समय तक नेशनल इनकम को समझना एनडीपी, एनडीपी एट एफसी बोला गया। अब तुम बोलो सर एनडीपी एट एफसी क्या होता है, जैसे मैं आपको कल भी बोल रहा था, ये इकोनॉमिक्स लैंग्वेज है। साइंस वाला बच्चा बोलेगा H2O दियो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर है ना। कॉस्ट। यार ऑक्सीजन नहीं आ रहा, मतलब O2 नहीं आ रहा, वो उसकी भाषा में होगी साइंस, हमारी इकोनॉमिक्स से भाषा में। एनडीपी एट एफसी नेशनल इनकम को बोला जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपेड एफसी कई लंबे ईयर्स तक, बहुत लंबे सालों तक नेशनल इनकम को एनडीपेड एफसी के नाम से जाना गया। लेकिन कुछ टाइम बाद वो, अभी कुछ टाइम पहले, इवन 2012 या 15 की बात होगी है, जीडीपी एट एमपी में बात कन्वर्ट हो गई। ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा था, ये मार्केट प्राइस हटके फिर से फैक्टर प्राइस, फैक्टर कॉस्ट आ गया। तो वो इसलिए तुम ध्यान रखना, तुम्हारे एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो हाईली करंट इन्फो पे बेस्ड है। जैसे तुमसे कभी भी वो जीएसटी रेट नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जब बना होगा उस टाइम शायद जीएसटी कुछ और रेट होगा, और कभी भी चेंज आ जाते हैं, जब चेक हो रहा तब अलग है। कभी भी उन्हें बोला हो जाएगा तुमसे कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, क्योंकि क्वेश्चन कब और चेक पता नहीं कब हो रहा है ना। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे तुम्हारे पेपर में, कुल मिला के बात ये है। इतनी बात समझ में आती। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ नेशनल इनकम के बारे में, जो मैंने आपको शायद शुरू में इंट्रोड्यूस कर दी थी। दादा भाई नौरोजी, यहाँ पे ध्यान रखना, इंडिया वर्ड इस लाइन में नहीं लिखा हुआ, तो इट इज ऑल अबाउट द वर्ल्ड लेवल। दादा भाई नौरोजी का नाम वर्ल्ड लेवल पे फेमस है। अननोन मेथड है, इन्होंने किसी न किसी भी अननोन मेथड से ब्रिटिश इंडिया की नेशनल इनकम काउंट की थी 1867-68 की, और वो 1890 में करी थी, 1890 में, ठीक है। बहुत हाईली फैक्ट है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कृपया करके मोबाइल फोन का इस्तेमाल क्लास में ना करें, है ना। तो मैं तुम्हें कह सकता हूँ, ठीक है। फर्स्ट एस्टिमेट was made by दादा भाई नौरोजी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1867 टू 68, और इन्होंने करी थी 1890 में, 1890 में। एंड फर्स्ट ऑफिशियल एस्टिमेट प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 48-49। हमारी इंडिपेंडेंट आजादी में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में प्रिपेयर की गई है नेशनल इनकम, ठीक है। उसके बाद में पहला साइंटिफिक मेथड, मैं वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूँ, इंडिया लेवल की बात नहीं कर रहा, प्रोफेसर वी के आर वी राव, इन्होंने दिया था 1931 या 32 में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड लेवल को। इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड इनकी देन है आज की डेट में, ठीक है। इनकम मेथड, जैसे तीन मेथड होते हैं, इनकम मेथड, आउटपुट मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, वो सारे नोट्स में है, उसकी टेंशन नहीं है। इसमें जो आउटपुट मेथड है वो दिया था एक फॉरेन इकोनॉमिक्स थे जिनका नाम था सैमन कुजनेट्स। मेरे नोट्स में उनका नाम नहीं मिलेगा क्योंकि ये इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। सैमन कुजनेट्स, सैमन कुजनेट्स एक बहुत टॉप लेवल के इकोनॉमिक्स थे, बहुत जगहों पे उनका नाम है। तो उन्होंने मेथड दिया था आउटपुट मेथड,
और जब इंडिया में in 1931-32 में प्रोफेसर वी के आरवी राव को ये प्रोजेक्ट मिला कि आपको एक साइंटिफिक जिसमें प्रॉपर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज हो रही हैं वो मेथड बनाओ, तो इन्होंने अपनी हेल्प के लिए साइमन कुजनेट्स को बुलाया था। तब जाके इन लोगों ने मिलके, ये एक ही बंदा है वी के आरवी राव, ठीक है, इन्होंने मिलके फिर दो मेथड और बनाए थे, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, और पूरे वर्ल्ड में तीन मेथड चलते हैं, ठीक है, इनकम, नेशनल इनकम के। और फिर 1956 सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हैज बीन एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ठीक है। तब से हम लोग 1956 से नेशनल सीएसओ, आगे चल के सीएसएसओ, बहुत डिटेल है, मतलब, लेकिन आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। मेरी इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब बात आती है, सबसे पहले हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम पहले दादा भाई निरोजी ने जो मेथड यूज किया था। देखिए हमारी कंट्री जो थी वो उस पे बेस्ड थी, हमारे एग्रेरियन पे, यानी जो लैंड रिलेटेड वर्क था। तो हमें ये देखना था कि हमारे टोटल लोग कमा कितने रहे, तो हमारे को सबसे पहले देखना था कितने फैक्टर्स हैं। टेक्निकली चार फैक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। पहले आप समझ लो, जमीन का जो इनकम होगी, अवार्ड या इनकम, वो रेंट होगा, लेबर का वेजेस होगा, कैपिटल। इस चीज को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएटेड रहती है लोगों में, बहुत ज्यादा। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आज के डेट में एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन बदल गई है। पहले एंटरप्रेन्योरशिप कुछ और थी, आज बदल गई है। आज की है कि मेरे पास एक आइडिया है, मुझे कोई पैसे दे दे और मैं उस आइडिया पे काम करूंगा, तो मैं एंटरप्रेन्योर हूं, ठीक है। इसलिए यहां पे प्रॉफिट वर्ड यूज कर रहे हैं। आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो। आज से 10 साल पहले जब हम पढ़ा करते थे ट्वेल्थ में, तब ये इंटरेस्ट होता था और ये प्रॉफिट होता था। मैं 10 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, सॉरी 10 साल नहीं, 2008 में था मैं ट्वेल्थ में, हाँ 10 नहीं, ज्यादा साल हो गए। 2008 में ट्वेल्थ में था मैं, ठीक है। तो उस टाइमिंग की इकोनॉमी दूसरी थी, तो ये इंटरचेंज था, ठीक है। अब भी थोड़ा बदल गया है, ठीक है। ऑल नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन, ह्यूमन एफर्ट, फिजिकल या मेंटल यूज इन द प्रोडक्शन। और जब आप कहते हो कैपिटल, ऑल मैन मेड रिसोर्सेज यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जिसमें फिजिकल एसेट्स हैं, जिसमें फिक्स्ड कैपिटल जैसे मशीनरी, बिल्डिंग और टूल। वर्किंग कैपिटल मतलब शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज जैसे रॉ मटेरियल और इन्वेंट्री, ठीक है। अगर आप आज का करंट कॉलम, जहां मैंने दो तीन जगह करंट कॉलम लिखा है, मतलब ये हमेशा से है, और ये कुछ चीजें न्यूली ऐड हुई हैं। न्यूली का मतलब पिछले 20 सालों में ऐड हुई हैं, ठीक है। ये चीजें, ये वाली चीजें 1931 में ऐड हुई थी, ये वाली चीजें पिछले 20 साल में ऐड हुई। एक हुई है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। एक होता है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, एक होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल एक्चुअली वो चीज, एक एसेट जो आपकी कभी चेंज ही नहीं हो सकती। जैसे आपने बिल्डिंग बना दी, अब बिल्डिंग को आपको मेंटेन करना है, तो वो आपकी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में काउंट होगा। मतलब आपको मेंटेन करनी पड़ेगी एट एनी हाउ। आपका जो घर है, आपको हर 3 साल बाद उसको पेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा है, ध्यान रखना कुछ चीजें ऐसी हैं जो जीएफ में इंक्लूड नहीं होती, जैसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट मशीनरी एंड इक्विपमेंट, वट एवर द थिंग जो इंटरमीडिएट हो, या इंटरमीडिएट मतलब जो प्रोडक्शन प्रोसेस में या कंजम्पशन प्रोसेस में इस्तेमाल होती हैं, वो चीजें इंक्लूड इसमें नहीं होंगी, दिमाग में रखना हमेशा, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप जो आज की डेफिनेशन है, दैट एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड कंबाइन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज वाइल टेकिंग रिस्क। ये जो वर्ड आया इसको मैंने लाल से इसलिए रखा है, अगर ये वर्ड हटा दो तो वो कैपिटली काउंट होगा। रिस्क का मतलब होता है, और इसलिए रिस्क यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि दूसरे के पैसे पे रिस्क लिया जाएगा बढ़िया तरीके से, है ना। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब भी वही है, यहाँ पे रिस्क वाला कंसेप्ट नहीं। क्लियर है, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई आपको। अब अगला जो टॉपिक इसमें ऐड होता है, दैट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक्चुअली किसी भी इकोनॉमी के लिए ये मैटर करता है कि इनकम के रिसोर्सेज क्या हैं, ठीक है। मान लीजिए अभी हम बात करते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी। एक्चुअली हमारी इकोनॉमी होती है टू सेक्टर इकोनॉमी, थ्री सेक्टर इकोनॉमी और फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। अगर मैं आपसे टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करता हूं, तो हाउस होल्ड एंड फर्म टू सेक्टर इकोनॉमी हो गई।
तीन सेक्टर इकोनॉमी की बात करता हूँ। हाउस होल्ड फर्म हो गई, बीच में गवर्नमेंट भी हो गई। अच्छा, गवर्नमेंट के साथ साथ एक उसके साथ कनेक्टेड है जिसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे बैंक्स। तो बैंक एक्चुअली गवर्नमेंट ही है, गवर्नमेंट के अंडर में आएंगे। तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट, क्योंकि रेगुलेट भी करना है। फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म एंड और आएगा एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, तो हमने कितने सेक्टर समझ लिए? चार सेक्टर्स। टू सेक्टर, थ्री सेक्टर एंड फोर सेक्टर। पहले मैं अगर जनरल बात करता हूँ टू सेक्टर इकोनॉमी की, तो टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब है कि लेट अस सपोज वी हैव ये ये मैं इसलिए आईपैड के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, मेरे लिए इजी एक्सेस से कुछ भी एक्टिविटी करना। अगर मैं वो स्क्रीन यूज कर रहा होता तो इतनी इजीली नहीं हो पाता ये। देखिए, फर्म जो है हम लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है। ठीक है, फर्म जो है, और हम क्या कर रहे हैं? स्पेंडिंग कर रहे हैं। तो हम उन्होंने हमें गुड्स एंड सर्विसेज दिया, हमने स्पेंडिंग करी, ये हो गया सर्विस। हमने क्या करा? हाउस होल्ड ने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी। फैक्टर सर्विस किसे कहते हैं? वर्क करा। और फर्म ने क्या करा? हमें उसकी पेमेंट दी। तो ये फैक्टर पेमेंट, ये वेजेस आ जाएगा, वेजेस एंड सैलरीज। ये टू सेक्टर इकोनॉमी। क्लियर है मेरी बात? इजी टू अंडरस्टैंड है, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर बातें। ठीक है, अभी जब मैं ऐड ऑन करूंगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे गवर्नमेंट। फिर ऐड ऑन करूंगा तो यहाँ पे एक आ जाएगा एक्सटर्नल सेक्टर, मतलब ऐड ऑन कह रहा हूं मैं आपको, बट इसमें नहीं करना हमें। क्लियर है मेरी बात आपको यहां तक? चलिए, ये नोट्स आपके पास है, जब तुम रीड करोगे तुम्हें सपोर्ट बहुत मिलेगा। ये यही बात है जो मैंने अभी आपको बताई है कि उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज दिया, उन्होंने पॉइंट रखा है यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे एनसीईआरटी ज्ञान बीच में रखा है मैंने। यहाँ पे एनसीईआरटी ज्ञान मतलब ये है, देखिए हाउस होल्ड जो होता है वो डिसाइड करेगा कि मैं अपना खर्चा कितना करूं। लेट अस सपोज किसी भी हाउस होल्ड की जो इनकम है वो डिवाइड होती है दो पार्ट में, कंजम्पशन प्लस सेविंग। ऐसे तो होता है, मैं अपने 100 रुपए को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, इफ द हाउस होल्ड डिसाइड टू स्पेंड मोर देन देयर इनकम, स्पेंड को कंजम्पशन कह रहे हैं हम लोग। ठीक है, मोर देन इनकम विल राइज एग्जैक्टली बाय द अमाउंट विच इज नेसेसरी टू कैरी आउट फॉर द एक्स्ट्रा स्पेंडिंग। मीनिंग ये कि अगर मेरी कंजम्पशन मेरी इनकम से ज्यादा है, इसका मतलब मेरी सेविंग्स नेगेटिव है, और नेगेटिव सेविंग्स को बोरोइंग्स का नाम देते हैं। ठीक है, और बोरोइंग्स कहां से हो रही है? बैंक के थ्रू हो रही है। इसका मतलब जरूरी है कि मुझे थर्ड सेक्टर इकोनॉमी इंक्लूड करनी पड़ेगी, दैट इज बैंक एंड इंक्लूजन विद द गवर्नमेंट, क्योंकि बैंक को आजाद नहीं छोड़ सकते आप, गवर्नमेंट रेगुलेशन जरूरी है। तो थर्ड सेक्टर में गवर्नमेंट आएगी विद बैंक। ठीक है, एक ये जनरल एक एग्जांपल दिया है हमने यहाँ पे। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? थ्री सेक्टर इकोनॉमी और फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी सिर्फ सुनने के लिए था, एप्लीकेशन आपके लिए नहीं है। क्लियर रहेंगी? बोलोगे तो नहीं? अच्छा, अब कुछ चीजें जो मैं आपके साथ पहले से डिस्कस कर चुका हूं उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं हम लोग। पहले तुम यहां समझना, पहले तुम यहां समझना, फिर उसको हम लिख के समझेंगे। देखिए, हमने एक टर्म पढ़ा था, फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर प्राइस, और एक टर्म मैंने पढ़ा है मार्केट प्राइस। तो अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर प्राइस से मार्केट प्राइस पे आना है तो वी नीड टू ऐड द एनआईटी। एनआईटी का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और मतलब फुल फॉर्म होती है, और इसका मतलब होता है टैक्स माइनस का सब्सिडी। ठीक है बच्चा? मतलब अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन, ऐसी मेरा मन है, हमारी अभी तक की जो पिछले कुछ सालों से जो नेशनल इनकम होती थी वो एनटी पे एफसी पे के बेस पर होती थी, यानी फैक्टर कॉस्ट पे। फिर इकोनॉमी कहती है कि अब हम उसे मार्केट प्राइस पे लेकर आएंगे। तो इकोनॉमी की नेशनल इनकम को मार्केट पे लाने का मतलब क्या है? अब सोचो, इमेजिन करो, मैं बोलता हूं जैसे आपकी जैसे किसी की जॉब लगती है तो हमेशा हम अपनी इनकम बताते हैं, है ना? जैसे मेरा एक स्टूडेंट अभी मुझे मिला, अभी 3-4 दिन पहले आया था। वो मैं बैंक का नाम नहीं लूंगा, वो 2017 का स्टूडेंट है। ठीक है, इकोनॉमिक्स, वो एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस का डीएससी से पास आउट है।
और वो एक बैंक में चीफ इकोनॉमिक्स थे। तो बता रहा कि मैं ऐसे पूछ रहा, तो उसने मैंने उससे इनकम पूछी ऐसी। तो क्या सर, मुझे 3 मिल रहे हैं वहां से महीने के, ठीक है, यानी 36 प्लस का मेरा वो है। मैंने पूछा नेट कितना मिलता है, तो उसने बताया सर 2.25 तक पहुंच पाता है मेरा। सोचो 75,000 पे टैक्स जा रहा है, इतना जाता है। एक एक मेरा स्टूडेंट आरबीआई में है, मुंबई वाले में, ठीक है, 21 लाख का पैकेज है आरबीआई का। 21 लाख का, और वो आप भी दे सकते हो एग्जाम में। आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा हूँ कि और भी एग्जाम देना आरबीआई, और ये सब कुछ यही है, स्टैटिस्टिक्स का इंक्लूजन है। 21 लाख का पैकेज है उसका, ठीक है, यानी कुछ ठीक ठाक मान लो तो मोर देन 1.5 लाख, एक एक 70 एक 80 के आसपास, ठीक है। तो वो कहता है सर मेरे पास सब कुछ कट कटा के 80-90 हजार रुपये आते हैं, इंक्लूजन ऑफ दी रेंट, मैं जो रहता हूँ रेंट का, ठीक है। मुझे बताओ, मुझे बताओ, मैं जो तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि तुम अगर कंट्री की नेशनल इनकम विदाउट टैक्स बता रहे हो, विदाउट टैक्स बता रहे हो, और विद टैक्स बता रहे हो, तो कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो कितना बड़ा डिफरेंस, इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है कि तुम टैक्स को इंक्लूड ही नहीं कर रहे थे अभी तक। तुम टैक्स को इंक्लूड ही नहीं कर रहे थे, यानी 75,000 रुपए कहाँ का एक बंदे के, इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। और जब हमने उसको ऐड करके बताया तो हमारी नेशनल इनकम अप हो गई। तभी तो हम ग्रो कर रहे हैं हर साल। तभी तो श्रीमती सीतारमन जी बदल नहीं रही, क्योंकि वो ऐसी ऐसी टेक्निक ला रही है ना, जिसके बेसिस पे हमें जबरदस्ती कन्विंस किया जाएगा कि तुम ग्रोथ कर रहे हो। जबरदस्ती कन्विंस तो किया जा रहा है हमें कि तुम तरक्की कर रहे हो, है ना। अदरवाइज असलियत में शायद नहीं कर रहे। यही वो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ठीक है। मैं क्यों डिस्कस करिए बात, शायद ये सब चीजें यूज हो जाए। अच्छा, एक बात तो ये थी, और सुनो, इसमें एक तो ये पैटर्न हो गया क्लियर। अब दूसरा पैटर्न है, अगर मेरे पास में डोमेस्टिक इनकम है और मेरे को ये सब चीजें यूज होंगी और मुझे नेशनल बनाना है। डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है, मैं मतलब मेरे घर में मान लीजिए 5 मेंबर हैं, ठीक है, उनमें से 3 मेंबर इंडिया में ही काम कर रहे हैं, तो इंडिया की इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक इनकम हो गई। लेकिन 2 मेंबर अगर बाहर काम कर रहे हैं, बाहर इनकम जनरेट कर रहे हैं, और नो डाउट वो घर में भेजेंगे पैसे, तो 5 में से 3 ने तो डोमेस्टिकली कमाया, 2 ने मतलब इंटरनेशनली कमाया है। तो अ, अब क्योंकि देखो मैटर ये करता है, ये नहीं करता तुम कहाँ कमा रहे हो, ये करता है कि तुम कहाँ खर्च कर रहे हो। तो खर्च तो हम यहाँ कर रहे हैं, तो इसलिए हमें अपनी नेशनल इनकम इंक्लूड करनी पड़ेगी उसको, ठीक है। एग्री करते हो इस बात से। तो तुम कैसे ऐड करोगे 3 लोगों की इनकम को, अगर 5 लोगों में कन्वर्ट करना है, मतलब ये तो 3 लोग हो गए, तो 2 लोग और ऐड करने पड़ेंगे। उन दोनों लोगों को नाम दिया जाता है एनएफआईए। एनएफआईए का मतलब होता है, शायद कभी ना कभी तुमने सुना होगा लाइफ में, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको ये नेट जो लगा हुआ होता है ना, नेट हमेशा कैलकुलेटेड आउटकम होता है, मतलब फाइनल आउटकम होता है नेट, है ना। जैसे मैं बोल रहा था नेट कितना कमाते हो, तो सब कुछ कट कटा के बता रहा है ना बंदा। अब जैसे ये भाई, शायद तुम करते हो जॉब, तुम्हारी दोनों इनकम अलग अलग होंगी, ग्रॉस और नेट, है ना। तो जो नेट इनकम है वो आफ्टर टैक्स है, तो वो भी हो गया एनएफआई है, ठीक है। मत छेड़ो बेचारे को, गरीब की हाय लग जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसको कहते हैं फीफा माइनस का फीटा। अब तुम बोलो सर फीफा फीटा क्या कह रहे हो आप। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस का फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, क्योंकि कुछ लोग इंडिया में भी तो काम कर रहे होंगे बाहर के, वो भी तो भेजना है। तभी हम इंटर की बात कर रहे हैं कंप्लीटली, ठीक है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस का फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जब हम कंबाइन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वी विल गेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब तुम्हारे मन में डाउट आ सकता है कि सर क्या जरूरी है कि ये ज्यादा होगी और ये कम होगी, जरूरी थोड़ी है। तो इसका आंसर ये है कि यस, इट इज नॉट नेसेसरी कि फीफा इज मोर देन फीटा। ये इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है ना। हो सकता है हम मंगा कम रहे हैं, भेज ज्यादा रहे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। और इफेक्टिव इनकम हो गया, अब हो गया ग्रॉस और नेट, ठीक है, ग्रॉस और नेट। तो
मान लीजिए आपने कार खरीदी है, कार की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मशीनरी है, और अब आप उसको 1 महीने बाद बेचोगे तो थोड़ी वैल्यू कम हो जाएगी। तो जो वैल्यू कम होगी उसको डेप्रिसिएशन बोलोगे आप। ठीक है, तो जो होगा माइनर डेप्रिसिएशन होगा। लेकिन वो हर एसेट पे अप्लाई नहीं होता। मतलब पिछले अभी नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर की बात मान लो या थोड़ा और उससे पहले मान लो, हाँ शायद, गोल्ड के रेट पिछले 6 महीने में डबल हुए हैं। तो जिसके पास में 6 महीने पहले गोल्ड था और अब बेचने जाता है तो डबल का फर्क है। नहीं, सिल्वर का तो बड़ा ही, और मैं बता देता हूँ मैडम को, कभी ऐसे याद है, एक्चुअली आई एम इकोनॉमिक्स, क्योंकि बहुत स्टडी करी, तो कम से कम 6 महीने पहले नहीं, 1 साल पहले मैं बोल चुका था। मेरी रिसर्च ये है, कभी भी तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना हो ना, एक बार मुझसे डिस्कस जरूर करना कि सर बताना इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है या नहीं है। गोल्ड में अब इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल नहीं है अब उसका ये स्थिर हो गया है 1.5 लाख। अब ये मैक्सिमम ये 2030 तक जाएगा 2 लाख, या पहले भी जा सकता है, फ्लक्चुएटेड रहेगा। अब तुम बोलो सर आपने इतनी भाषण देते हो, अपने पे अप्लाई करा? हाँ करा है अप्लाई। ठीक है, जब 2 साल पहले 60,000 रुपये था तब ले लिया ठीक ठाक, 24 कैरेट। मेरे ख्याल से जुलाई या अगस्त की बात है, 75,000 था, तब ले लिया ठीक ठाक बिस्किट्स में। ठीक है, और वो डबल है, वो डबल है, सारे पैसे निकाले और वो ले लिया, वो ले लिया। हाँ। सर हाँ नहीं मतलब मैंने पहले कर लिया था, फिर इतना भी कोई अंतर्यामी नहीं है कोई इंसान यार, पता नहीं ना क्या रहा है। सिल्वर, मैंने मैम को भी कहा कई बार, और अपनी वाइफ को मैं इतना कह कर थक गया कि अरे ले ले सिल्वर, अरे ले ले, अरे कौन लेगा, लो। सिल्वर बढ़ गया, सिल्वर के अब ऊपर जाएंगे। सिल्वर के रेट बढ़ने का एकमात्र रीजन एक ही है, क्योंकि गोल्ड महंगा हो रहा है। अब लोग जो है, जैसे एक्चुअली पहले गोल्ड भी अच्छा नहीं था, पहले वो दूसरी चीजें हुआ करती थी, स्टोन, शेल्स। शेल शायद इस जनरेशन ने, मैंने, हमने भी जिंदगी में नहीं देखा होगा शेल, है ना, वो भी एक आर्टिकल डिस्टिंक्शन हुआ करता था। डायमंड हुआ करता था, लेकिन अभी हमारी कैटेगरी से हटते गए। फिर हम लोगों ने गोल्ड देखा, हम लोगों मतलब बचपन से गोल्ड देखते आ रहे हैं, गोल्ड है, शादी ब्याह में गोल्ड दे दो, वाह भाई। अब 10 साल बाद चांदी आ जाएगा, चांदी दे दो, वाह भाई। फिर कुछ मत दो। ठीक है, बहरहाल वाले बातें अलग है। ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन, अच्छा एक चीज और होती है, एप्रिसिएशन भी होता है, मतलब गोल्ड के लिए अप्लाई होता है ये बात। एप्रिसिएशन भी कहते हैं, गोल्ड प्रॉपर्टी वगैरह, है ना। ये आप अपने मायने में रखना। मतलब मेरे एक दोस्त है, मतलब दोस्त जो भी हैं, बनिया वगैरह, वो मशवरा लेते हैं कि भाई बता दियो कब करने आना है। ठीक है, बहरहाल इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब जो मैंने तुम्हें कहानी बताई ना ये वाली गाइस, वो कहानी इसके लिए बताई है मैंने आपको ये वाली। ठीक है, NFI का रोल यहाँ पे लिखा हुआ है, रीड करोगे समझ में आ जाएगा आपको। फिर अब फैक्टर कॉस्ट लिखा है, मार्केट प्राइस लिखा है, NIT के बारे में लिखा है, डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है। ये यहाँ तक का रोल तुम्हें अब समझ में आ जाएगा जब तुम रीड करोगे। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, अब दो चीजें समझ लो। तुमने जीडीपी जीडीपी तुम अपना PYQ उठा लो ना, तुम्हें जीडीपी नाम दिख जाएगा तुम्हारे PYQ में। जीडी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, MP नहीं, FC नहीं। ठीक है, मार्केट प्राइस नहीं, क्योंकि जीडीपी चेक किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब दो प्रकार का जीडीपी होता है, एक होता है रियल जीडीपी, एक होता है नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी जनरली प्राइस पर होता है ना। जैसे एग्जांपल गोल्ड की बात कर रहे हैं, कोई बोलता है मैंने 1 किलो गोल्ड लिया है आज, कोई बोलता है 1 किलो गोल्ड लिया 10 साल पहले। तो चलो गोल्ड भी छोड़ो, तुमको सर गोल्ड की बात छोड़ो, बार बार दिल दुख रहा है इतने बड़े बड़े नाम ले रहे हो। कोई भी नाम एग्जांपल ले लो, फूड की बात कर लो, है ना। तो तो प्राइस होता है। अब आप अगर उसका अमाउंट या क्वांटिटी या कुछ भी चीज करंट प्राइस पे डिस्कस कर रहे हो, या किसी पुराने प्राइस पे डिस्कस कर रहे हो, है ना। हम लोग महंगाई कैसे बताते हैं? अच्छा, महंगाई कब हमें पता लगता है कि महंगाई है मार्केट में? जब हम किसी चीज के प्रोडक्ट के प्राइस को किसी पर्टिकुलर ईयर से मेजर करेंगे, एम आई राइट। अच्छा ये बताओ, अगर मैं आज सिंपल जैसे मैंने शूज पहने हुए, इसको अगर मैं 50 साल पहले किसी प्राइस से कंपेयर करूं, तो मैं बहुत रोऊंगा बैठ के, है ना, बहुत फर्क होगा। तो किससे मेजर कंपेयर करना, ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि
महंगाई को जज करने के लिए टर्म आता है जीडीपी डिफ्लेटर, फॉर्मूला भी आएगा, उससे मेजर होता है। और जीडीपी डिफ्लेटर निकालने के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं जीडीपी, जीडीपी को यूज करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर के लिए, और जीडीपी डिफ्लेटर को यूज करते हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। ओके। और अब यहां पे बात आ जाती है कि हम यहां पे ये देखते हैं कि हम बेस ईयर किसे ले रहे हैं। अब अगर हम किसी बेस ईयर के बेसिस पे जीडीपी निकाल रहे हैं तो उसे हम लोग यहां पे नाम देते हैं, ध्यान रखना यहां पे मैंने लिख रखा है, मतलब नॉमिनल जीडीपी, करंट प्राइस, मतलब आपका कोई भी ऐसा प्राइस जो कभी पुराना रहता है, और जो रियल जीडीपी होता है कांस्टेंट, वो किसी फिक्स्ड बेस ईयर पर होता है। नॉमिनल करंट किसी करंट प्राइस पे होता है, यानी 2026 की कमोडिटी को 2026 के प्राइस पे कंपेयर कर रहे हो तो उसका करंट प्राइस या नॉमिनल जीडीपी बोलोगे। और 2026 में किसी प्रोडक्ट का कंपैरिजन किसी पुराने ईयर के प्राइस से कंपेयर करो तो उसे रियल जीडीपी बोलेंगे। ओके विद इट। फिर इस बेसिस पे जीडीपी डिफ्लेटर निकल के आएगा, और जीडीपी डिफ्लेटर के बेसिस पे इन्फ्लेशन निकल के आएगा। क्लियर है मेरी बात? तो इट्स अ प्रोसेस। ओके। ओके, एक मिनट, कोई बच्चा आया है। ये बातें याद रहेंगी आपको। नॉमिनल जीडीपी बेस्ड ऑन करंट प्राइसेस, रियल जीडीपी बेस्ड ऑन एनी ओल्ड प्राइसेस। अब वो जो एनी ओल्ड है, मैं थोड़ा रिकॉल करवा देता हूं। 2020 तक हमारा 11-12 था, मतलब मैं सन 2000 से बता देता हूं। पहला 2000, 2003 और 4 था बेस प्राइस, ठीक है। फिर 11-12 हो गया, और अब 21-22 है। अब अगर मुझे 2026 का इन्फ्लेशन चेक करना है ना, हाँ 21-22, और वो 22-23 वो अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो वाला है वो, ठीक है। अगर मुझे अगर मुझे इन्फ्लेशन चेक करना है, ठीक है, तो मैं अपने प्रोडक्ट को किससे कंपेयर करूंगा? एक मिनट। अपने प्रोडक्ट को किससे कंपेयर करूंगा? 2003-4 के प्राइस से नहीं, 22-23 के प्राइस से, ठीक है। एक मिनट, ये चीज ध्यान रखना। ये आ जा भाई, आ गया। चला जाता है कभी कभी ये। हो गया। अच्छा, मैंने इस चीज के लिए थोड़ा सा आपको सपोर्ट किया, एक जगह मैंने लिखा है आपके लिए यहाँ पर, दैट मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कहाँ गया, इधर देखा था मैंने। ये रहा बेस ईयर। पहले 2004-5 था, वो एक ईयर में पीछे हो गया, ठीक है। 2004-5 था, फिर वो 11-12 अपडेटेड हुआ, उसके बाद में अब 22-23 अपडेटेड है, ठीक है। 21-22 और 22-23, ठीक है, मैम राइट है। क्या बात नहीं। कितना अच्छा लग रहा होगा ना, यस तू भी कराता है। अच्छा, तू भी हम जैसा इंसान का पुतला है। ओके, बहरहाल इतनी बात समझ में आ गया आपको मेरी, ठीक है। ओके। अब कुछ ना टर्म्स हैं, बस वो तुम टर्म सिर्फ नाम याद रखो उनके, जैसे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। मैडम में ना एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया है। ऊंट पहाड़ के नीचे। नहीं नहीं, पता है क्या होता है, जैसे हमेशा से एज एन ह्यूमन बीइंग हो जाती है। तो आप तो चलो बहुत शरीफ हो, कुछ मैं नहीं होता। नहीं, हम नहीं होते। तो पहले क्या होता था, आप तो बहुत शरीफ हो, बहुत अच्छे बच्चों, कुछ नहीं कर रहे हैं। पहले क्या होता था, मतलब ऐसा मैंने देखा है अपने, अलग ही कॉन्फिडेंस, ये तू भी गलती कर सकता है। ये तो चलो थियोरिटिकल है, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक भी होती है और बच्चे बताते भी हैं, है ना। तो अलग ही लेवल। तू भी है, और तू भी जैसे हमारी तरह इंसान है, भगवान नहीं है, तू भी है ना। हाँ, एक दिमाग है, भूल गया तो क्या बात है। शाबाश। तुम्हारा भाई ये चॉकलेट खाएगा आज? बर्गर पिज्जा बता दियो। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, अब सुनो दो तीन बातें, तुम जरा ध्यान से देखना, सुनना। ये कुछ टर्म्स हैं जो शायद टर्म यूज हो सकते हैं एक्चुअली। ये है ना, ये इन टर्म का मीनिंग एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और वही मीनिंग है जो हम कभी ना कभी डिस्कस कर चुके हैं अपनी अभी के क्लासेस में। जैसे जब तुम डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी की बात करते हो, तो पहली बात तो ये कि मनी वैल्यू है जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहे हैं किसी न किसी फाइनेंशियल ईयर में। प्लीज इस बात पे दिमाग लगाना। तभी मैं आप लोगों से डिस्कशन बार बार कर रहा था कि रीसेल और सेल, मतलब रीबिल्ड, है ना, शेयर्स की बात कर रहे थे ना मैं आपसे, कि
इस साल ही न्यू इशू हो रहे हैं या पहले के अभी इशू कर रहे हो, तो वो फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज, यहाँ पे जीडीपी लिखा है लेकिन एक्चुअली वो जीडीपी पर एमपी की बात कर रहे हैं, और यही नेशनल इनकम होता है। आपका जो ट्रेंडिंग चल रहा है, कभी एफसी कर देते हैं कभी एमपी करते हैं, ठीक है, बट वो इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट नहीं है। बाकी एक दो चीज है, जब मैंने टर्म यूज करा डोमेस्टिक टेरिटरी, इसका तुम्हें एक इकोनॉमिक स्टूडेंट के नाते नहीं, जर्नल स्टूडेंट के नाते पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। हमारे इंडिया में एक एम्बेसीज होती हैं, है ना, एम्बेसीज है। अमेरिकन एम्बेसी है, ध्यान रखना, अमेरिकन एम्बेसी जो है ना, वो छोटा सा अमेरिका है। अगर कोई इंडियन वर्कर उस एम्बेसी में काम कर रहा है तो वो यूएस में काम कर रहा है एक्चुअली, उसकी जो इनकम ट्रांसेक्शन है वो यूएस के थ्रू हो रही है। तो एक्चुअली वो इंडिया में छोटा सा यूएस खुला हुआ है, तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में ना ये हट जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई मेरी बात है आपको? जितनी भी एम्बेसीज हैं, इसका मतलब छोटे से देश है हमारी कंट्री के अंदर, तो उन देश के अंदर कोई भी ट्रांसेक्शन होती है तो डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगी। क्लियर? वट एवर द ट्रांसेक्शन इन दिस यूएस एम्बेसी, क्या वो सैलरी ट्रांसेक्शन है या स्वीपर की? अब स्वीपर तो अमेरिका से आएगा नहीं, जॉब करने, तो इंडियन स्वीपर ही होगा, झाड़ू लगाने वाला है, कोई भी चाय बनाने वाला, कोई भी। मैं ये कह रहा हूँ, चलो हाई प्रोफाइल जॉब के लिए तो वहीं से बुला रहे हैं, इन जॉब के लिए तो उसका कनेक्शन इंडिया से नहीं है। ठीक है, एम्बेसी का ये रूल होता है। दूसरा, कभी आपने अगर ये, आप जैसे आपने सुना होगा वो मूवीज में दिखाते हैं ऐसा कि वो जैसे शिप एक एरिया के बाहर नहीं जा सकती, इंडियन टेरिटरी खत्म हो गई है ना, मूवी थी रॉकी भाई की, अब हम नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो हमारी टेरिटरी से बाहर निकल गया, KGF 2 है ना, वो देखी है। इस मूवी थी स्काई फोर्स, कि वो एयर मतलब उनके कंट्री में, यार आसमान में क्या कंट्री बाउंड्री, लेकिन वो भी डिफाइन है, वो भी एक डिफाइन है। ठीक है, तो वो चीजें हैं, इनको एक बार आप रीड करके रखना। ठीक है, अब एक आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब तुम जरा टर्म सोचो, ग्रॉस, ग्रॉस का उल्टा क्या होता है भाई? ग्रॉस का उल्टा क्या होता है? नेट होता है, ठीक है, समझ के रखना। डोमेस्टिक का उल्टा क्या होता है? नेशनल। तुमको मैंने सिखाया ना ये ध्यान रखना। तुम्हारी सारी जो निचोड़ है ना वो इसके अंदर है। जीडीपी एट एमपी बोलेंगे, जीएनपी एट एमपी बोलेंगे, तो तुम्हें सारा अलग अलग से याद नहीं करना, तुम्हें बस ये याद कर लेना है और चीजें बदल दो। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात? तो ये जीएनपी एट एमपी है, सारी वही वैल्यूज हैं जो तुमने जीडीपी में बात करी थी, बट क्या हो जाएगा, अब ये इंटरनेशनल लेवल पे होगी, मतलब इसके अंदर हाउ वो ट्रांजेक्शन भी ऐड होगी। इसका मतलब ये क्या हो गया, अब ये यहाँ पे लिखा हुआ फोकस्ड इज ऑन रेसिडेंट एंड नॉट डोमेस्टिक टेरिटरी। अब वो जो एम्बेसी में अगर मेरा घर का कोई बंदा काम कर रहा है या हमारी कंट्री का एम्बेसी में काम कर रहा है, अब उसकी इनकम हमारे यहाँ पे ऐड होगी, अब वो डोमेस्टिकली वो सॉरी नेशनली अब ऐड होगी। क्लियर है मेरी बात यहां तक? अब यहाँ पे टर्म क्या आ गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अब क्या करोगे तुम, सब कुछ वैसे रहेगा जो जीडीपी पे था, बस उसमें क्या होगा, डेप्रिसिएशन वाली बातें रिमूव हो जाएंगी। ये सिखाया मैंने अभी आपको, ग्रॉस नॉलेज ले ली तुमने। अब जब तुम नेट की बात करोगे तो सिर्फ वहां से डेप्रिसिएशन हटा दो, डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। ठीक है, सिमिलरली नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी आ गया, तो तुमने जो जीडीपी एमपी पढ़ा था वही सारी बात होंगी, बस इसमें एड ऑन और क्या करना है, चेंज क्या करना है। नेट है तो डेप्रिसिएशन हटा देनी है, नेशनल है तो एनएफआई ऐड कर देना। क्लियर रहेंगी मेरी बात है आपको? सीखने का तरीका समझो बस, है ना, बार बार चीजों को याद नहीं करना, एक एक चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जीडीपी डिफ्लेटर, जो मैं आपको भी बता रहा था। जीडीपी डिफ्लेटर का एक फॉर्मूला होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। नॉमिनल जीडीपी हमेशा करंट प्राइसेस पर होती है, रियल जीडीपी हमेशा कांस्टेंट प्राइस पर होती है। कांस्टेंट प्राइस मतलब कोई ना कोई बेस ईयर होता है, बेस ईयर। अभी का जो बेस ईयर है 22-23 है, उससे पहले का जो था वो 11-12 था, उससे पहले का जो था वो शायद 4-5 था। ठीक है, 4-5 था वो। तो ये थोड़ा सा आप लोग अपने माइंड में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जीडीपी डिफ्लेटर के लिए हमें जीडीपी की जरूरत थी, और जीडीपी डिफ्लेटर निकाल लिया हमने, मान लीजिए किसी ईयर का होगा ये, 2026 का होगा। अब हमें निकालना है इन्फ्लेशन, फिर हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर को यूज करेंगे फॉर द इन्फ्लेशन। ठीक है, मतलब इतना गहराई लिखने के लिए नहीं है,
समझने के लिए है। ठीक है। अब एक बात है हमारी ये वाली होंगी। अब एक पॉइंट यहाँ पे है कि हम जीडीपी में तो बातें कर रहे हैं, बट कुछ चैलेंजेस हैं जीडीपी में। एक्चुअली प्रॉब्लम हमेशा ना डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर रही है हमारी कंट्री में, मतलब हमारी नहीं, वर्ल्ड लेवल पे भी, जिसे हम कहते हैं इन इक्वालिटी। चाहे वो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो या कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है। जैसे हमने बोला कि जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन वेलफेयर बढ़ रहा है नहीं या कम हो रहा है? एक्चुअली वेलफेयर नहीं बढ़ रहा। अब सुनो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बोलूं। एक बार एक आदमी ने या एक शायद सांसद ने किन्हीं ने एक इशू उठाया कि हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, बट ये ग्रोथ जो है ना, ये जॉबलेस ग्रोथ है। एक होती है ग्रोथ, एक होती है जॉबलेस ग्रोथ। फर्क पता है क्या होता है? कि इकोनॉमी में ग्रोथ, जीडीपी तो बढ़ रही है, इन एग्रीगेट डिमांड ही बढ़ रहा है, लेकिन लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, जो एक्चुअली ग्रेजुएट्स के साथ में है इस टाइम, कि नौकरियां नहीं मिल रही। वो इसलिए, और जब हम कहते हैं नौकरियां नहीं मिल रही, तो हम गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरियों की बात कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो 8वीं पास को मिल जाती है नौकरी, डिपेंड्स के क्या काम मिलेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं मिल रही। और मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि आप इंडियन सिटीजन हो, मेरी तरह सबको पता है, बात होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब प्रोफाइल है वो बदलने लगा है। अभी आपने सुना होगा वो उसका था ना, क्या नाम, आर्मी में था कुछ, अग्नि वाला कुछ था, है ना? तुमने सिर्फ उसके बारे में सुना क्योंकि वो इश्यू उठा, हमने सबने सुना। एक और बदलाव आ चुका है। रिटायरमेंट एज कितनी है गवर्नमेंट सेक्टर में? ठीक है। ये बात सरकार को पता लग चुकी है कि कोई भी पर्सन जब जॉब पे लगा, मान लीजिए एट द टाइम वो 30 साल की उम्र में हम जॉब पे लगे, तो 30 साल की उम्र में एफिशिएंसी और 65 में एफिशिएंसी फर्क होगा। ये बात गवर्नमेंट को पता लग चुकी है, और ये छोटे लेवल पे हो रहा है, बड़े लेवल पे नहीं हो रहा। क्योंकि एक्चुअली हमारे यहाँ पे कोई अभी आंटी आई थी, जैसे मेरा ब्रदर है, वो गवर्नमेंट एडवोकेट है, ठीक है, डीएसआई डीसी में। वो भी बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। जो जो टाइपिस्ट होते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में, उनको ये बात पता लग चुकी है कि 30 में लगे तो वो रिटायरमेंट एज को कम कर रहे हैं, 45 कर रहे हैं। ये शायद मैं जी सही नहीं बोल रहा, कुछ कम कर रहे हैं, बिलो 50 कर रहे हैं। ठीक है। और क्या कर रहे हैं, वो पक्की नौकरियां खत्म करके कच्ची नौकरियां कर रहे हैं, और जो रिटायरमेंट एज है वो खत्म कर रहे हैं, पीछे की तरफ ला रहे हैं। और वो बात उन्हें पता लग गई है कि आज का जो युवा है वो गवर्नमेंट जॉब करेगा, और 19,000 रुपए की जॉब जो कभी 50-60 हजार रुपए में लोग काम कर रहे थे, वो 19,000 रुपए के आसपास में कन्वर्ट हो गई यंग के लिए, एज अ गेस्ट वर्कर। समझ में आई? और रिटायरमेंट एज वाला कंसेप्ट खत्म कर दिया, तो उनको पता लग गया कि हम आफ्टर 45 या आफ्टर 50 जो एफिशिएंसी कम हो रही है, तो उन लोगों को बाय बाय करो। ये प्रैक्टिकल बात ही हो रही है। ठीक है। और ये कहाँ हो रही है? छोटे लेवल पे हो रही है। छोटे लेवल का मतलब टाइपिस्ट हो गए, पियोन्स हो गए, चपरासी हो गए, इन लेवल पे हो रही है। सोचो, एक चपरासी, चपरासी का मतलब क्या? फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, एट द एज ऑफ 30, एट द एज ऑफ 60, डिफरेंस है। तो उनको पता है कि क्यों ही हम रखें, ये आज चल रहा है। ठीक है। तो ये एक्चुअली, यही मैं आपको समझाना चाहता हूं, दिस इज नॉट द वेलफेयर यार, दिस इज नॉट वेलफेयर। कि हमारी जीडीपी तो बढ़ रही है, बट वेलफेयर नहीं बढ़ रहा। तो इसको हम वेलफेयर भी कह सकते हो, या आप इसको जॉबलेस ग्रोथ भी बोल सकते हो। क्लियर है मेरी बात? ओके। अब एक टर्म यहां पे हम यूज कर रहे हैं, एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज का मतलब बता दीजिए क्या है? अरिजीत सिंह ने गाना गाना छोड़ दिया, कितना दुख हुआ हम लोगों को, है ना? हमारा पर्सनल लाइफ से क्या ही लेना देना था, लेकिन क्या है, वो उस गाने अच्छे लगते थे। ठीक है, हम तो पुराने भी सुन लेंगे, बट ऐसे ही हम बना रहे हैं। ये एक्सटर्नलिटीज है बच्चा, एक्सटर्नल इफेक्ट। पोल्यूशन है, किसी और ने बुलेट खरीदी है, उसकी आवाज उसे बहुत पसंद है, बट मुझे पसंद थोड़ी है। ये एक्सटर्नल इफेक्ट है। सुधीर सर ने कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पर डाल दिए, शायद आपके लिए डाले या कुछ आईएएस के बच्चों के लिए डाले, लेकिन नॉन आईएएस स्टूडेंट भी जिसके सिलेबस में टॉपिक रहा होगा वो पढ़ के उसको पढ़ रहा है। ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है। ठीक है। तो एक्सटर्नलिटीज बेसिकली क्या होती है? एक्सटर्नल इफेक्ट्स होते हैं। दे कैन बी दे, वो बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, वो हार्म या नुकसान भी दे सकते हैं आपको। ठीक है। और इससे हमारी इकोनॉमी अफेक्ट होती है। क्लियर रहेगी मेरी बात आपको? ओके। अब यहां तक तो मैं हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग रख ली। बात थी ना, जीडीपी के चैलेंजेस, एक्सटर्नलिटीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है।
शायद कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था यूट्यूबर से रिलेटेड। अब सोचो, अभी तक कंट्री की जीडीपी काउंट होती थी गुड्स एंड सर्विसेज में। सर्विस भी कौन सी वाली सर्विस? सर्विस भी कौन सी वाली? वो वाली जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आके, इसमें मेरी एनर्जी लग रही है। अभी एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ा दिया, अगले बैच के लिए मुझे दोबारा खड़े होकर यहाँ पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन वो सेवेंजर्स हैं या वो कोई और यूट्यूब कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, जो भी हैं, उन्होंने आज वीडियो बना दी, जब तक वो वीडियो चलेगी उस पे उनको पैसा हमेशा मिलता रहेगा। तो सोचो, यूट्यूबर्स ने एक ऐसा कंटेंट क्रिएट करा है कि जब तक यूट्यूब रहेगा और यूट्यूब की पॉलिसीज उनके फेवर में रहेगी, तब तक वो उनको पैसे देती रहेगी। और वो पैसा कहां से आ रहा है? बाहर से आ रहा है। तो डोमेस्टिकली कुछ, ये बताओ, यूट्यूब पे किसी कॉमेडियन ने वीडियो डाली, है ना, लोग करोड़पति बने, कैरी मिनाती करोड़पति बना है, टेक्निकल गुरुजी करोड़पति बने, या संदेह महेश्वरी बने, जो भी एक्सपर्ट, या नीतीश राजपूत है या ध्रुव राठी, ये लोग हैं। इसमें इंडियन गवर्नमेंट का क्या रोल? इन लोगों ने पैसा कमाया है, यूएस ने इनको दिया है, इंडियन गवर्नमेंट का क्या रोल? रोल तो इतना था कि उन्होंने तो उल्टा टैक्स लिया है। तो कोई बेनिफिट दिया इंडिया ने? मतलब मैं अगर कोई वीडियो से वायरल हो रहा हूँ, मेरी वीडियो से मुझे पैसे आ रहे हैं, इस मेरी इनकम पे गवर्नमेंट का तो कोई रोल ही नहीं होना चाहिए। हाँ, मुझसे टैक्स कलेक्ट करने का रोल है। पैसा क्यों भाई, क्यों ले रहे हो मुझसे पैसा? क्या तुमने मेरे कंटेंट क्रिएशन में मेरा मेरा सपोर्ट किया था? नहीं। इसीलिए आपने बात किसने जिनने बोली थी, आपने बोली थी इंडियन गवर्नमेंट, मतलब जो एजुकेशन सिस्टम है, उन्होंने एक मतलब उन्होंने बदलाव किया है। ये जो सोशल मीडिया है, ये भी जैसे एग्रीकल्चर एक अच्छा खासा सोर्स ऑफ इनकम है कंट्री के लिए, ऐसे ये भी एक अच्छा खासा सोर्स ऑफ इनकम प्रूव हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जैसे टिकटॉक को बैन एवं ही कर दिया, अब लेके देखो, यूट्यूब बैन करके देखो, बहुत सारे गलत चीजें आती हैं यूट्यूब पे तो आज भी, है ना? बैन करके दिखाओ, नहीं कर सकती बैन कभी भी। अब टिकटॉक को कर दिया था, पता नहीं था। तो यूनिवर्सिटीज में यूट्यूब से रिलेटेड भी अब कोर्सेज होंगे कंटेंट क्रिएशन के, ठीक है? तो मेरा कंसर्न ये है, यूट्यूब से आने वाली इनकम इज द पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, ठीक है? सो दिस इज द पार्ट ऑफ दिस। नहीं, नहीं, इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट की कॉस्ट, यस यू आर राइट, बट इट्स अ वेरी मिनिमल कॉस्ट। मतलब कैरी एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हम दे रहे हैं, वो कैरी मनाती ने कितने खर्च करा होगा? ऐसा तो पूरा सेटअप पे भी खर्चा हुआ है, डोमेस्टिकली कैमरा है, माइक है, बहुत सी चीजें डोमेस्टिकली ली हैं, लेकिन दिस अ वेरी मिनिमल। जैसे मेरा चैनल है फेमिकॉन क्लासेस के नाम से, और उस पे कुछ 5,500 ही सब्सक्राइबर्स है ओनली, क्योंकि हमारी ऑडियंस लिमिटेड इकोनॉमिक्स की। बट उस पे जो है अराउंड 40,000 वॉचिंग आवर्स हैं। वॉच आवर्स, मेरे व्यू, मेरे सब्सक्राइबर्स कम हैं, बट मेरे लोग वीडियो देखते हैं। व्यूज 100 होंगे, लेकिन वो 100 में से 80 लोगों ने 1 घंटे का कंटेंट देखा होगा। तो मेरे को 20-22 हजार रुपये महीना यूट्यूब से आता है, 5.5 सब्सक्राइबर्स होने पर भी। सोचो, यही अगर 1 लाख हो जाएंगे ना, तो कम 2-2.5 लाख रुपए, 3 लाख। आपने सुना ना, फिजिक्स वाला अलग पांडे था, उसे 8-8 लाख रुपए आया है यूट्यूब से 10 साल पहले। 2016-17 में 8 लाख रुपए आता था महीना, सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ा के। ठीक है? तो ये बहुत अच्छी चीज है यार, लानी चाहिए। सो दिस बेसिकली अफेक्ट द जीडीपी, टेक्निकली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, है ना? अब आती है टाइप्स टाइप्स ऑफ इनकम, समझ लीजिए जरा आप लोग, ठीक है? एक होती है पर्सनल इनकम, एक होती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल का मतलब, एक्चुअली मान लीजिए, एक होती है आपकी डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है? इसका फॉर्मूला होगा, आपकी जो एक्चुअल इनकम है उसमें से टैक्स माइनस कर दो, ट्रांसफर्स ऐड कर दो। टैक्स, जैसे आपने मान लीजिए 100 रुपए कमाए किसी ने, और आपने उस पर वो 20 रुपए टैक्स दे दिया, लेकिन सरकार ने आपको ऑब्वियस बात है कहीं ना कहीं ट्रांसफर भी दिया होगा, 10 रुपए का ट्रांसफर दिया, तो हमारी जो इनकम बचेगी 90 रुपए होगी। दिस इज माई डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है? जैसे वो भाई आप कह रहे थे ना, जैसे कि तो ग्रॉस में तो मैंने एक्स कमाया, नेट मेरा एक्स माइनस समथिंग हो गया, तो वो एक्स माइनस भी हुआ है, बट समथिंग एड ऑन भी हुई होगी, जो जो भी बेनिफिट हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है? तो ये इनमें और इनमें फर्क होता है। क्लियर है मेरी बात? अब ये डेफिनेशंस वगैरह क्लियर करके लिखी हुई है मैंने, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। नॉट
प्योरली रिक्वायरमेंट है इस एग्जाम में, बट फिर भी याद करके रखना। ये हो गई। एक होता है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, वही कंसर्न है जो मैंने अभी आपको बताया। एक होता है प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम का फॉर्मूला थोड़ा ठीक ठाक है, जैसे फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द प्राइवेट सेक्टर। मतलब मैं कहीं पर काम कर रहा हूँ, वहां से जो मुझे पैसे मिल रहे हैं, नेशनल डेट इंटरेस्ट जो मतलब ऐड होगा, ऑब्वियस ही बात है, ये पक्की बात है। जैसे एग्जांपल, गवर्नमेंट ने हमसे उधार ले रखा। गवर्नमेंट ने हमसे उधार कैसे लेती है? डायरेक्ट तो मांगने नहीं आती। ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं ना, जैसे ये बैंक है, बैंक हमसे उधार लेता है पैसे, लेकिन किस तरीके से? इन्वेस्टमेंट प्लान बता के। जैसे एल आई सी। एल आई सी क्या है? मेरा तो इन्वेस्टमेंट है, बट एल आई सी शुरू ही क्यों हुआ था? लाइफ इंश्योरेंस शुरू क्यों हुआ था? सरकार को पैसा चाहिए था। कहां से ले पैसा? लोग ऐसे तो दे नहीं रहे। तो उन्होंने क्या करा, एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया कि आप ऐसे आओ और ऐसे ऐसे इतने नंबर ऑफ ईयर्स तक दो, हम आपको इतने पैसे देंगे, डबल से ज्यादा देंगे। तो ये, तो एक्चुअली, तो सरकार हमें उस पे जो देती है वो नेशनल डेट होता है, इसलिए मैं वो इंटरेस्ट, डेट कभी नहीं रिकवर होता है, इंटरेस्ट मिलता है। एनएफआई ऐड होगा, करंट ट्रांसफर ऐड होगा, एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें ऐड ऑन यहाँ पे होंगी। क्लियर है मेरी बात है आपको? उसके बाद में अब यहाँ पे सबसे मेन चीज आ जाती है, जो मैंने आपको शुरू में ही आते ही तीन मेथड बताए थे। कितने मेथड बताए थे मैंने? ऑनलाइन वाले भी बता सकते हैं, ऑफलाइन वाले बता सकते हैं। वी डिस्कस थ्री मेथड: वैल्यू एडेड मेथड या आउटपुट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है और सबसे चैलेंजिंग बात क्या है? बनाने वालों ने ऐसा बनाया है कि इनके जो फाइनल आउटकम होंगे तीनों मेथड के थ्रू वो इक्वल आने चाहिए। सोचो कितना अजीब लगेगा कि हम घर में बता रहे हैं कि हमारी सैलरी 2 लाख रुपए जो मिल रही है, और घर में दे रहे हैं हम 10,000 रुपए, खर्च कर रहे हैं हम 1 लाख रुपए। है ना? अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, है ना? कमा ज्यादा रहे, कुछ मान लो कमाया कुछ, खर्च कुछ और कर रहे हैं, सेव कुछ और कर रहे हैं, है ना? एग्जाम्पल, वो बहुत प्रॉब्लम है। तो जिन्होंने बनाया उन्होंने ये तरीका अपनाया है कि तीनों मेथड को अप्लाई इस तरीके से किया है, या फॉर्म इस तरीके से रखी है, आउटकम सेम है। जैसे एग्जाम्पल, अगर तुम जीडीपी एट एमपी यहां निकालोगे, यहां निकालोगे और यहां निकालोगे, तीनों में सेम आएगा, कुछ भी हो जाए, जीडीपी एट एमपी। ठीक है? ये कौन सा वैल्यू एडेड मेथड किन्होंने बनाया था? ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट मैं आपको बता दूं, साइमन कुजनेट्स ने ये इन्होंने इन्वेंट किया था। ठीक है? रशिया ये वाला मेथड यूज करता है सबसे ज्यादा, वैल्यू एडेड मेथड, अपने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। इंडिया सबसे ज्यादा मेथड, इनकम मेथड यूज करते हैं। ठीक है? इंडिया यूज करते हैं ये दोनों मेथड। किन्होंने बनाया था? डॉक्टर वी के आर वी राव, वी के आर वी राव, ये इन्होंने बनाया है मेथड। ठीक है? अब कुछ नहीं है, दो तीन चीजें आप बस रीड कर सकते हो। एक बात ध्यान रखना, जैसे लिखा हुआ है ग्रॉस वैल्यू एडिड, वैल्यू एडिड हो या जीडीपी हो एक ही बात है। वैल्यू एडिड मेथड हो, जीडीपी एक ही स्टेटमेंट होती है। ठीक है? वैल्यू ऑफ आउटपुट, कितना आपने प्रोड्यूस करा उसकी वैल्यू क्या। अच्छा, वैल्यू कैसे निकालते हैं? प्राइस इंटू क्वांटिटी, ऐसे निकालते हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो जितना आपके प्रोडक्ट की वैल्यू है, उसमें से आप इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू माइनस कर दो। मुझे, मैं आपको कॉफी का एग्जांपल दे रहा था अभी। ठीक है? 5,000 की इनकम में आपको 2,000 रुपए का फायदा हो, तो 3,000 रुपए आपका एक्स्ट्रा हो गया, कॉस्ट गया, तो उसको माइनस करो। ठीक है? नेट वैल्यू में मैंने फिर बोला, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, यहां ग्रॉस का फॉर्मूला ये था, अब मुझे नेट बनाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहां से डेप्रिसिएशन माइनस कर देना, बाकी चीजें रिमेन सेम। ठीक है? अब ऐसा थोड़ी है कि आपको अगर 10 प्रकार की बाइक्स हैं तो आप हर प्रकार की बाइक को अलग तरीके से सीखोगे। टेक्निकली सबका फॉर्मेट सेम ही है। या कार है 10 तरीके, सबका फॉर्मेट एक ही ले दे के, या तो ऑटोमेटिक है या गियर वाली है, वही बात। तो फॉर्मूला एक दो ही याद करो, बस वो याद हो, एड ऑन क्या करना है। एक्सपेंडिचर मेथड ध्यान रखना, इसमें हम लोग जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं सबको सम अप करते हैं, बस हम वहां पे इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस करते हैं, क्योंकि हमें डबल काउंटिंग से परहेज है। ठीक है? आपने कॉफी पे खर्चा किया, कॉफी के बनने के लिए मल्टीपल खर्चे और हुए थे, तो उन सारे खर्चों को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि डबल काउंटिंग हो रही थी। ओके विद इट? ठीक है? मतलब बेसिक फॉर्मूला ये होता है: प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक
कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट, ये जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला होता है। इसमें सारे हमारे आपके खर्चे आ गए, इसमें सारे गवर्नमेंट के खर्चे आ गए, इसमें सारी कैपिटल डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जितना भी खर्चा हुआ है फिक्स एसेट्स में, वो आ गया। और इसमें सारा अमाउंट आ गया, जैसे आपने एक्सपोर्ट किया था तो पैसा आया था, खर्चा था। इंपोर्ट किया था, पैसा गया था। तो इन दोनों को मतलब नेट वैल्यू रख के आपने यहां पर रख दी, इसलिए यहाँ पे लिखा है नेट एक्सपोर्ट बोला है आपने। ठीक है, क्योंकि इतना आपके पास अमाउंट आया है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर? सिमिलरली इनकम मेथड, ध्यान रखना जितनी भी तुम फैक्टर इनकम जनरेट कर रहे हो वो सारी ऐड ऑन कर लो, जिसमें मोटे मोटे तौर पे तीन बोलते हैं हम लोग। इनकम में कौन सी होती है? हर प्रकार की वेज एंड सैलरीज, हर प्रकार का ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस पता है क्या होता है? जैसे एग्जांपल, अपने के ऊपर पैसा लगा, उसका इंटरेस्ट मिल रहा है। आपने कोई जमीन किराए पे दी है, उसका रेंट मिल रहा है। आपने कोई किताब लिखी थी, उसका रॉयल्टी आ रहा है। या आपने किसी फर्म में बिजनेस में पैसा लगा रखा है, वहां से आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आ रहा है। सुना है आपने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट? मतलब ये होता है जैसे हम किसी कंपनी में हमारा शेयर्स है, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हमें मिलेगा। हमें ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड उनके लिए है, फर्म ओनर्स के लिए, ऑफ कंपनी के लिए हमें तो कुछ अमाउंट मिलेगा प्रॉफिट, उनके लिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये जैसे टर्म सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे। और एक चीज और होती है, ये जैसे ये आपकी दो चीजें हो गई, मैं नाम बता रहा हूँ। वेज एंड सैलरी एक चीज हो गई, इसे हम कहते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। आपकी जैसे गवर्नमेंट जॉब है ना, तो तुम्हें सैलरी मिलती है, उसके अलावा तुम्हें अलाउंसेस मिलते होंगे, कुछ ना कुछ। आप आईएएस बनोगे, सैलरी मिलेगी, रेसिडेंट सपोर्ट मिलेगा, टेलीफोनिक सपोर्ट मिलेगा, व्हीकल सपोर्ट मिलेगा, अलाउंस मिलेंगे, दुनिया भर की चीजें मिलेंगी। इसे हम बोलेंगे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। आपको कितना वेजेस के अलावा। ठीक है, दूसरा हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस। ये रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, ये ऑपरेटिंग सरप्लस। तीसरा मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मतलब मान लो तुम आईएएस बनने के बाद में तुम रात में 1 घंटा यूट्यूब पे पढ़ा देते हो, है ना, आइडिया दे रहा हूँ। यूट्यूब पे पढ़ा देते हो, तो वो मिक्स्ड इनकम है। ये आपकी एक्चुअल परफॉर्मिंग वर्क नहीं है वो। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? ये फॉर्मूला है जी, याद कर लेना, जरूरत होगी तो सर देख लेना। हाँ जी। सर अभी आपने जैसे बताया कि कॉमनली जो वैल्यू एडेड मेथड या फिर आउटपुट मेथड होता है वो रशिया में यूज होता है। हम इंडिया में मेजरली कॉमनली इनकम इनकम मेथड मेथड। यूज करते हैं। तो सर मतलब इसका कोई पर्टिकुलर रीजन है कि मतलब हाँ, कौन सी कंट्री पे कौन सा मेथड नहीं यूज नहीं नहीं करे, नहीं नहीं क्योंकि नहीं 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 आउटकम नहीं, तो सेम ही। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। एक्चुअली ये आपका क्वेश्चन ये है कि क्या कोई साइंटिफिक रूल है कि कि वो कंट्री वो करेगी, वो कंट्री वो करेगी? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। हर कंट्री का अपना अपना मर्जी है। ठीक है, हमारी इंडिया पहले आउटपुट मेथड यूज करती थी। और मैं ये कोई ऐसे नहीं कह रहा हूं कि हम हमेशा से करते थे और हमेशा करेंगे, ये बदलता रहता है। रही बात, एक बात होती है कि हमें अपनी नेशनल इनकम काउंट करनी है। आप, मैंने बोला कि हमने अपने नेशनल इनकम इनकम से जज कर ली। अब गवर्नमेंट को ये देखना है कि लोगों ने नेशनल अपनी इनकम से जज कर ली, क्योंकि इनकम अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू हो रही है सारी इनकम। ठीक है, जनरली हमें पता है, हमारे अकाउंट्स में आती है। कि गवर्नमेंट सेक्टर वाला बंदा कैश में लेके दिखा दे, भाई इनकम कैसे आती है आपकी, बैंक में आती है, कैश में लेके दिखा दो तुम, नहीं देंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट कंसिडरेशन रखती हैं। अब मेरा एक कंसर्न है आपके साथ में ये है कि अब अगर कभी गवर्नमेंट को क्रॉस चेक करना हुआ कि हमने पूरी इकोनॉमी में 1,000 रुपए की इनकम जनरेट करवाई है, और अगर गवर्नमेंट को लगने लगा कि 2,000 रुपए तो खर्चे में आ गए, 2,000 रुपए लोग खर्च कर रहे हैं, तो बाकी के पैसे कहां से आए हैं? तो गवर्नमेंट एक क्रॉस चेक करती है बेटा कि कि जो इनकम मेथड से आउटकम आ रहा है वो एक्सपेंडिचर से भी सेम है और वैल्यू आउटपुट मेथड से भी सेम है। बस ये क्रॉस चेक के लिए होती है। मैं जब कह रहा हूं कि तीनों से सेम ही आंसर आ रहा है, तो आपकी मर्जी, आप किसी से भी कैलकुलेट कर लो। ठीक है, रही बात रशिया यूज कर रही है या चाइना का यूज कर रही है, वो उनके पर्सनल डिसीजंस हैं। ठीक है, सर मतलब ऐसा हो सकता है, मतलब मुझे ऐसा आ रहा है कि क्या कहते हैं सर, जिसके लिए मतलब जिस अप्रोच के लिए डेटा ज्यादा इजीली अवेलेबल हो पा बिल्कुल रहा ठीक है या बोल रहे हम। हो आप, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप।
तो डेटा हम वो जैसे वाला जिसके लिए मेथड यूज जैसे कर इजीली लेंगे। है, लेकिन हमें क्रॉस चेक करने के लिए दूसरा डेटा भी चाहिए होगा। ठीक है। अब जैसे मैं आपको जनरली बता देता हूं कि हमारी कंट्री जो है अभी यूपीआई वाले पे बड़ा सेंसिटिव है ना, डिजिटल पेमेंट्स पे आएगा, इसमें टॉपिक आएगा डिजिटल पेमेंट्स का, पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, डिजिटल पेमेंट का आएगा। बड़ा सेंसिटिव है डिजिटल पेमेंट पे, क्यों? हमारी इनकम तो कैश में या अकाउंट में ऐसे आ रही है, बट मोस्टली अब हम लोग जो खर्चे कर रहे हैं वो डिजिटली कर रहे हैं। और तुमने सुना होगा कि गवर्नमेंट जो है लोगों को नोटिस भेजना शुरू कर रही है। और पहले जो उसने करा वो, पहले बिजनेस वो जो शॉपकीपर से उन्हें भेजना शुरू कर रही है नोटिस। क्या नोटिस? कि उन्होंने इनकम टैक्स में, पहली बात तो इनकम टैक्स नहीं भर रहे थे, या कोई भर रहे थे तो इनकम कम दिखा दी। लेकिन जब उन्होंने उनकी यूपीआई ट्रांजैक्शन बताई, आना और जाना, उसके बेसिस पे वो करोड़ के मालिक, मतलब करोड़ों की ट्रांजैक्शन दिखाई जा रही है, तो उनको नोटिस जा रहा है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मैं आपको आज बता रहा हूं, ध्यान रखना, 5 साल के अंदर अंदर जितने भी हम सिटीजन्स हैं, हम सब, मतलब पॉवर्टी हमारी इंडिया से खत्म होने वाली है 5 से 10 सालों में। तुम कहोगे सर ऐसे कैसे खत्म हो जाएगी? बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज की डेट में नॉर्मल जो गरीब आदमी भी अब यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। गरीब आदमी कुछ नहीं होता यार, मोबाइल फोन है उसके पास। जिसके पास मोबाइल फोन है ना, जो एप्लीकेशन यूज कर रहा है, वो गरीब तो है नहीं। बहरहाल एक बात, दूसरी चीज, मोबाइल फोन है, वो यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहा है। अब गवर्नमेंट अभी खामोश है, तो 4-5 साल या 10 साल के अंदर अंदर वो पूरे 5 से 10 सालों का डेटा निकालेगी और देखेगी कि हमारी कंट्री में वो लोग जिन्होंने खर्चा एक लिमिट से ऊपर करा है, वो खर्चे के बेसिस पे पॉवर्टी रेट डिसाइड करेगी। और ये फिर आउटकम निकल के आएगा कि वो फिल्टर हो जाएंगे गरीब लोग, क्योंकि जो मान लो मैं खुद को गरीब घोषित करा हुआ था अभी तक, गवर्नमेंट कहेगी देख तेरी ट्रांसेक्शन यूपीआई के थ्रू, है ना। अच्छा, गवर्नमेंट वो बैंक ट्रांजेक्शन शायद आज भी थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट है हम लोगों के लिए। अभी तुम्हें कहीं पेमेंट करना हो तो तुम अकाउंट डिटेल डालने के बजाय यूपीआई कर करा के आगे बढ़ जाओगे, है ना। तो बैंकिंग स्टेटमेंट की जो अब जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात? तो 5 से 10 सालों में तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मेथड के बेसिस पे पॉवर्टी डिसाइड करने वाली है आने वाले 5 से 10 सालों में। दिस इज द वेरी गुड मेथड टू मेजर द कंट्री नेशनल इनकम। एक और न्यूज दे रहा हूं मैं आपको, गरीबी मिटाओ का जो आंदोलन चल रहा था। एक्चुअली हम लोग कहते थे, 2012 में एक आया था लोकपाल बिल, ये आया था कि मतलब काला धन वापस लाओ, है ना। 2012 में अन्ना हजारे सुना है। फिर 2016 में एक चीज हुई, क्या हुई? डीमोनेटाइजेशन। तो काला धन कहां से निकल के आया? स्विस बैंक से आया निकल के? नहीं, हमारे घर के किचन में आटे के डब्बे में से निकल के आया काला धन। काला धन कौन है, क्या होता है? जो नॉन टैक्सेबल है। हम क्या लड़ रहे थे उनसे कि स्विस बैंक से लाओ काला धन, और निकल के कहां से आया? हमारे घर के किचन में जो मसालों के डब्बे उनमें से काला धन, मतलब नॉन टैक्स। ठीक है। हम लोग लड़ रहे थे गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ। पता है क्या करा अभी गवर्नमेंट ने? करंट न्यूज दे रहा हूं मैं आपको अभी, क्योंकि ये न्यूज कभी मीडिया में आनी नहीं होती, हमें पता होती है। दिल्ली में 2.5 लाख से ज्यादा राशन कार्ड खत्म हुए हैं। दिल्ली में 2.5 लाख से ज्यादा राशन कार्ड खत्म हुए हैं। देखिए, राशन कार्ड सबका है, आपका मेरा सबका है। राशन कार्ड का आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले पर्पज तक डॉक्यूमेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता था कि मैं एड्रेस प्रूफ, है ना। आज की डेट में मल्टीपल एड्रेस प्रूफ है। आधार कार्ड भी है, आप इनकम टैक्स देते हो वो भी एड्रेस प्रूफ है। तो अब राशन कार्ड, शायद आपने देखा घर में राशन कार्ड रखा हुआ आसपास कहीं? नहीं देखा होगा, इतना इजीली अवेलेबल नहीं जितना आधार कार्ड अवेलेबल है। आधार कार्ड तुम जेब में रख के घूमते हो, जरूरत पड़ जाती है, या फोन में रख के घूमते हो, राशन कार्ड की फोटो नहीं होगी तुम्हारे पास, क्योंकि जरूरत में नहीं है वो। तो क्रॉस हो गया डॉक्यूमेंटेशन में। उस जो गरीब लोग हैं, है ना, वो गेहूं चावल लेते थे। अब जब गेहूं चावल लेते थे तो सरकार देती थी फ्री में उनको। अब सरकार को लगा यार अब क्या करें क्या करें, तो सरकार ने क्या करा, डेटा निकाला। पहले तो क्या करा सरकार ने, री री केवाईसी करवाया दिल्ली के सब लोगों से। शायद तुमने नहीं करवाया होगा, मैंने करवाया है। आपको भी कराना चाहिए था अगर नहीं करवाया हो। शायद सबने करा लिया होगा शायद। उससे ये आइडेंटिफाई हुआ कि जितने राशन कार्ड में से वो लोग, या तो उनका कोई भी एक फैमिली मेंबर इनकम टैक्स देता हो, या किसी भी फैमिली मेंबर के अगर 5 मेंबर्स हैं, कोई कार नाम हो, रजिस्टर्ड हो, इनकम टैक्स और कार, वो सारे राशन कार्ड खत्म हो गए। खत्म डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट से नहीं, राशन मिलने के पॉइंट से। हम लोग आंदोलन करते थे गरीबी हटाओ,
उन्होंने हमें ही हटा दिया। तो सोचो ना, अब गरीब कैसा रहा वो बंदा। अब जब वो गरीब आदमी राशन लेने गया तो उसने दिखा दिया कि तुम्हारे नाम इनकम टैक्स जाता है या तो तुम्हारे नाम गाड़ी है, तो तुम गरीब क्यों हो? ये तो गरीब होगा। तो 2.5 लाख राशन कार्ड खत्म हुए हैं इस तरीके से। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। और आने वाले 10, और ये बात मैं कम से कम 3 साल पहले बोल चुका था अपनी रेगुलर क्लास में। आज ये बात मैं बोल रहा हूँ, यूपीआई के थ्रू, यूपीआई के बेसिस पे मेरे और तुम्हारे पास में नोटिस आएगा। नोटिस, गलत नोटिस नहीं होगा, इनकम टैक्स का आएगा और कुछ नहीं आएगा। कि भैया इनकम टैक्स क्यों नहीं दे रहे हो? तुम बोलोगे हमारी इनकम ही नहीं है। ले देख तेरे खर्चे, जब तेरी इनकम नहीं तो खर्च कहां से कर रहा है इतने? आज मैं ये बात करूं, ये होगा ये आने वाले समय में, ठीक है? ओके। अब ये बातें हम लोगों ने पढ़ ली थी। ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग का वो है कंसेप्ट जो मैंने अभी पहले से बता चुका हूँ आपको। ये करंट करिकुलम में 2022-23 हो गया है, ठीक है? और ये कुछ नहीं करना है। ओके, यहाँ हमारा नेशनल इनकम वाला टॉपिक बस इतना सा करना था, वो खत्म।